तो आज हम रेबीज़ को समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि रेबीज़ क्या है, आपका वायरल इन्फेक्शन है। वायरल मतलब ये बीमारी किससे होती है? वायरस से। इसके वायरस का नाम क्या है? रेप्टो वायरस। रेप्टो वायरस इसकी फैमिली का नाम है। वैसे रेप्टो वायरस इसकी फैमिली का नाम है। हाँ जी। तो रेबीज़ वायरस आज हम इसको बोलेंगे। नॉर्मली रेबीज़ वायरस की वजह से क्या होता है? रेबीज़। तो रेबीज़ के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? कैटल्स के अंदर, डॉग्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, सबके अंदर इसके कॉम्प्लिकेशन सेम होते हैं। सेम डिसीज़ का कोर्स होता है, सेम पैथोलॉजी होती है, सेम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, सेम इसका डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट दोनों में नहीं होता है। अब मैं बता दूं, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन में फ़र्क होता है। तो उसका वैक्सीनेशन होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो रेबीज़ एक वायरल बीमारी है जो कि वायरस से होती है। अब ये बीमारी जो है कैसे हो सकती है? अगर ये वायरस आपके ब्लड के अंदर पहुंच जाए किसी वजह से, तो ये बीमारी आपके ब्लड के अंदर हो सकती है। और अगर मैं इसको और डिफाइन करके और रिफाइन करके बताऊं तो ये बीमारी, ये वायरस ब्लड के अंदर रहता ही नहीं है। मतलब एक टर्म होती है, इसको बोला जाता है सेप्टिसीमिया या फिर बैक्टीरीमिया। वायरल के अंदर हम बोला जाता है वायरीमिया। वायरीमिया मतलब जब वायरस आपके ब्लड के अंदर होता है। जब भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो स्टेज आती है बैक्टीरीमिया, जिसके अंदर बैक्टीरिया क्या होता है? ब्लड के अंदर आ जाता है। क्या होता है? बैक्टीरीमिया। लेकिन रेबीज का जो वायरस है या फिर कोई और अगर वायरस है, अगर वो ब्लड के अंदर आता है तो उसका नाम क्या होता है? उस स्टेज का नाम होता है वायरीमिया। वायरस अगर ब्लड के अंदर आ गया तो क्या हो गया? वायरीमिया। लेकिन रेबीज का जो वायरस है, इसका एक खास फीचर है, ये जो है ब्लड के अंदर नहीं रहता। रहेगा तो बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, 1-8 घंटे के लिए रहेगा, 2 घंटे के लिए रहेगा, ब्लड से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये चीज़ बताने का क्या फ़ायदा है? ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि आप जितनी भी एंटीबायोटिक्स देते हैं वो सबसे पहले ब्लड के अंदर जाती हैं। एंड एंटीबायोटिक्स सबसे आराम से जो है काम कर सकती हैं ब्लड के ऊपर, या फिर कोई आपका फ्लूइड हो जैसे कि CSF, जिसके ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ। प्लूरल कैविटी के अंदर एंटीबायोटिक घुस सकती है, CSF के अंदर घुस सकती है, लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर एंटीबायोटिक घुस सकती है। लेकिन एक जगह जहाँ एंटीबायोटिक नहीं घुस सकती, ब्रेन के बैरियर को एंटीबायोटिक आराम से क्रॉस नहीं कर सकती। ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जिस वजह से एंटीबायोटिक ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, सारी एंटीबायोटिक्स नहीं कर सकती हैं। और उससे इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स को जो है क्रॉस नहीं कर सकती हैं आपकी एंटीबायोटिक न्यूरॉन्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें थोड़ी देर बाद मिल जाएंगी, फिर आपको समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ सुनना है। न्यूरॉन्स और ब्रेन के अंदर एंटीबायोटिक्स आराम से नहीं घुसती हैं। ये वायरस सबसे कॉमनली जो है न्यूरॉन्स के अंदर पाया जाता है। ये न्यूरॉन से फैलना शुरू होता है, दिमाग की तरफ जाता है, न्यूरॉन से दिमाग की तरफ जाता है। तो जो चीज़ न्यूरॉन्स के अंदर है, ब्लड के अंदर नहीं है, तो आप उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीवायरल ड्रग देके नहीं कर सकते। एंटीवायरल ड्रग के लिए भी आपको जो है वायरस का ब्लड के अंदर, CSF के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो वायरस न्यूरॉन्स के अंदर से फैल रहा है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, इसलिए रेबीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब ये वायरस कैसे फैला और कैसे ये दिमाग तक पहुंचा और इसके क्यों सिम्टम्स आते हैं और कौन से सिम्टम्स आते हैं वो समझ लेते हैं। तो कोई भी जानवर काट ले, उसको रेबीज है अगर, तो रेबीज इंसानों में हो सकता है, या फिर वो जानवर किसी और जानवर को काट ले तो रेबीज उस जानवर को हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक कुत्ता है, एक डॉग है जो रेबिड है। रेबिड मतलब पागल है। अब कुत्ते का पता कैसे लगाएंगे अगर कुत्ता पागल है? कई बार रेबीज 2 टाइप का होता है। सबसे पहले तो अगर किसी कुत्ते को रेबीज है तो वो 2 टाइप के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं आप आराम से। या तो आपका कुत्ता एकदम से बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाएगा, फ्यूरियस मतलब उत्तेजित हो जाएगा, भौंकेगा, इधर से उधर उछलेगा, हर आदमी को देख के भौंकेगा। या फिर आपका कुत्ता एकदम से जो है लोगों को देख के छुपने लगेगा, शर्मीला हो जाएगा, शाई हो जाएगा। तो बड़ी ही कंट्रास्टिंग चीज़ है। या तो एक टाइप का रेबीज है जिसके अंदर कुत्ता जानवर बिल्कुल शाय हो जाएगा, छुपने लगेगा, चारपाई के नीचे भागने लगेगा, या फिर कुत्ता एकदम से हाइपर हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं रेबीड डॉग का कि कुत्ता पागल है नहीं है। अगर आपको किसी कुत्ते के अंदर ये लक्षण दिखते हैं, या तो आपका कुत्ता अच्छा खासा कुत्ता एकदम से शर्मीला होता जा रहा है, इसका मतलब आपके डॉग को कोई प्रॉब्लम है, मे भी रेबीज हो सकता है, 14 दिन बाद वो मर सकता है। ठीक है। अब रेबीज, किसी कुत्ते को रेबीज था, पागल था, अब आपको काट लिया, खुदा ना खास्ता आपको काट लिया,
बाइट, डॉग बाइट हो गई, या फिर किसी कैटल को काट लिया, ठीक है। कहाँ काटा? सबसे कॉमनली कैटल्स के अंदर जो है लिम्स पे काटता है, टांगों पे काटता है कैटल्स की, और ह्यूमंस में भी टांगों पे काटता है। और टांगों पर क्या होती है? मसल्स होती हैं। क्या होती है? मसल्स, मांसपेशियां। ये चीज बताने का मकसद ये है कि ये जो वायरस है ये ग्रो आपका मसल्स के अंदर करता है। जैसे ही कोई कुत्ता आपको काटता है तो ये वायरस मसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है और ये डिवाइड करना शुरू कर देता है। जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है, ऐसे ही क्या करता है वायरस? डिवाइड करता है। क्यों करता है डिवाइड? कुत्ते के सलाइवा से क्या निकला? वायरस। कुत्ते के सलाइवा के अंदर वायरस था, वो कहाँ घुस गया? आपकी मसल के अंदर। हो सकता है 30-40 वायरस आपके ब्लड मसल के अंदर घुसे। अब क्या करेगा वायरस जो है 5-6 घंटे लेगा और आराम से 30-40 से बना लेगा अपना, आराम से 200-400 वायरस बन जाएंगे। मतलब वो अपना नंबर बढ़ा लेता है। तो वायरस डिवाइड करेगा, अपना नंबर बढ़ा लेगा मसल्स के अंदर। अब क्या होता है, मसल्स को सप्लाई कौन करता है? आपकी नर्व्स, न्यूरॉन्स। मसल्स को सप्लाई कौन करता है आकर? न्यूरॉन्स। ये तो कॉमन सी चीज है बायोलॉजी की। न्यूरॉन्स ही होते हैं जो ब्रेन से मसल तक एक सिग्नल लेकर आते हैं कि अब आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब आपको रिलैक्स करना है। तो मसल्स न्यूरॉन से क्या होती है? कनेक्ट होती हैं। अब जो है ये वायरस अपना खेल शुरू करता है, वायरस इन न्यूरॉन्स के अंदर घुस जाता है। अब आपको समझना ये है, ये वायरस उल्टा ट्रेवल करता है। आपकी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दिमाग से मसल की तरफ आते हैं, लेकिन ये वायरस मसल से दिमाग की तरफ जाएगा। तो जैसे ही ये वायरस न्यूरॉन के अंदर घुसेगा, ये उल्टा जाना शुरू कर देगा और न्यूरॉन फाइनली कहाँ जाके रुकते हैं? आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में। ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि रेबीज के अंदर इफेक्ट होता है, ब्रेन या फिर ब्राइन, कुछ लोग इसको बोलते हैं, ब्रेन। तो वायरस ने क्या किया? वायरस जो था मसल के अंदर डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद क्या करा? न्यूरॉन्स के अंदर घुस गया। अब इंटरेस्टिंग चीज वो ये है कि मसल्स के अंदर घुसा, उससे पहले ये मसल के अंदर था, आप इसको मार सकते थे वायरस को। तो ये एक स्टेज है, कुत्ता जब काट लेता है तो 1-2 घंटे या फिर 72 घंटे के अंदर आप बोलते हैं कि वैक्सीनेशन लगवा लो। तो 1-2 घंटे के अंदर अगर आपने उस साइट को, कैटल की साइट को या फिर ह्यूमन की साइट को एंटीबायोटिक से साफ कर दिया। सबसे पहले आपको सोप लेना है, पानी से साफ करना है, सोप वाटर से। उसके बाद उसके ऊपर आयोडीन डालना है या फिर 70% अल्कोहल वगैरह से साफ कर देना है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मसल्स के अंदर है, मसल्स के ऊपर है, तो आराम से वो मर जाएगा। लेकिन अगर एक बार वायरस न्यूरॉन के अंदर घुस गया तो उसको कोई चीज नहीं मार सकती, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जो न्यूरॉन्स के अंदर जाके मारे। कोई भी ऐसी दवा नहीं है, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं कैटल्स के ऊपर भी, ह्यूमंस के ऊपर भी, कि आप न्यूरॉन्स के अंदर वायरस को मार सके। तो अब घुस गया वायरस न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन से पहुंच गया ब्रेन के अंदर। अब ब्रेन से क्या होता है? क्या निकलते हैं? न्यूरॉन्स निकलते हैं। ये न्यूरॉन्स कहां से निकल रहे थे? ब्रेन से। अब हम क्लिनिकल चीज पर आते हैं कि क्लिनिकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं। अब ब्रेन से कहां पहुंचे? न्यूरॉन पर, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है ब्रेन से निकल रहे थे। अब क्या होगा? वायरस जो है ब्रेन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। ब्रेन के कौन से पार्ट के अंदर अगर मैं बताऊं आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो सेरिबेलम के अंदर पर्किंजी सेल्स होते हैं, पर्किंजी सेल्स, जिसके अंदर ये वायरस डिवाइड करता है। और दूसरा जो होता है आपका हिप्पोकैम्पस का पार्ट होता है, जिसके अंदर ये वायरस क्या करता है? डिवाइड करता है। इसके ऊपर मैं आपको लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा बड़ी। अभी आप समझिए कि ब्रेन से क्या होगा? न्यूरॉन्स पे ये जाना शुरू कर देंगे। मतलब पहले ये बॉडी से दिमाग की तरफ गए, उसके बाद ये दिमाग से वापस जाना शुरू कर देते हैं। और दिमाग के सबसे पास क्या चीज़ है? आंखें, टंग मतलब मुंह। इनको कौन सप्लाई करता है? न्यूरॉन्स। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, आपका ऑप्टिक नर्व हो गई जो आंखों को सप्लाई करती है। तो उन नर्व्स के थ्रू का आएगा वायरस, जो आंखों के अंदर आना शुरू कर जाएगा, लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर आना शुरू कर जाएगा। और टीयर्स के अंदर, जब भी जानवर का आंसू होगा या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जो आंसू होगा, उसके अंदर वायरस आना शुरू कर देगा। उसके सलाइवा के अंदर भी वो न्यूरॉन्स से आएगा, क्योंकि न्यूरॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? ब्रेन से। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन होता है कि कुत्ते के सलाइवा के अंदर, आप कभी सोचा होगा बैठकर, कुत्ते के सलाइवा के अंदर कहाँ से आ गया वायरस? तो कुत्ते के सलाइवा के अंदर वायरस पहले दिमाग में पहुंचता है, फिर दिमाग से जो है सब जगह ट्रेवल करता है, सलाइवा में, उसके बाद आई ड्रॉप्स मतलब टीयर्स, इसको टीयर्स लिखते हैं, आंसुओं के अंदर आएगा, कैटल्स के भी। और दोनों चीजें सेम है, ह्यूमंस की और कैटल्स की।
स्किन पे भी जा सकता है, क्योंकि स्किन के ऊपर क्या आती हैं आपकी नर्व्स आती हैं, कुछ नर्व्स होती है जिनको बोला जाता है क्यूटेनियस नर्व। क्यूटेनियस मतलब स्किन को जो सप्लाई करती हैं, स्किन वगैरह को ये इन्फेक्ट करेगा। तो जैसे ही ये सलाइवा या फिर कोई पागल आदमी या कोई पागल कैटल किसी और कैटल को काट लेगा, तो ये सलाइवा क्या करेगा, उसकी मसल्स के अंदर घुस जाएगा, और सलाइवा के अंदर क्या था, रेबीज का वायरस, और वो वायरस उस बंदे को इफेक्ट कर देगा। तो ये है आपका सिंपल सा फंडा कि रेबीज का वायरस कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है। लैब डायग्नोसिस पर हम अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो आप आराम से समझ जाएंगे। अगर आपको लैब डायग्नोसिस करना है, कैटल का करना है, अगर ह्यूमंस का करना है, तो उसके अंदर सैंपल सलाइवा का कलेक्ट किया जाता है। टीयर्स मतलब आंखों के ऊपर से सलाइवा कलेक्ट किया जाता है कॉटन से। स्किन से हेयर लिया जाता है। हेयर क्यों लिया जाता है, हेयर के अंदर क्या होता है, फॉलिकल होते हैं, हेयर की जो जड़ होती है उनको फॉलिकल बोलते हैं। तो ये वायरस फॉलिकल्स के अंदर भी जाके इकट्ठा हो जाता है, उनको भेजा जाता है लैब रिपोर्ट्स के लिए, डायग्नोसिस के लिए। पता चल जाता है कि इस जानवर को रेबीज है और इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब हम आते हैं सिम्टम्स, और इसके सिम्टम्स क्या होंगे। अभी हमने समझ लिया कि कहाँ कहाँ ये वायरस पहुंचेगा। सबसे कॉमन सिम्टम्स होगा, आदमी को डर लगने लगेगा पानी से, हाइड्रोफोबिया। कैटल को डर लगने लगेगा पानी से, हाइड्रोफोबिया। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो सब चीज़ें कंट्रोल करता है। आपका जितना भी सेरेबेलम है, जो ब्रेन है, फोर ब्रेन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अलग अलग सेंटर्स हैं। जैसे कि फियर, जो फियर होता है जिसको डर बोलते हैं, उसका जो सेंटर है ब्रेन में जो आपका डर कंट्रोल करता है, वो हिप्पोकैम्पस के आसपास ही होता है। अब आपका यहाँ पर हिप्पोकैम्पस जब इफेक्ट हो रहा है तो आपका जो डर है वो बढ़ गया, ऐसा मान लीजिए। तो पानी को देख के कैटल डरने लगता है, पानी को देख के दूर भागेगा। कई बार जो है उसको और ट्रेमर्स आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं। कैटल्स को अचानक से सीजर्स आ गए और मर गया कैटल, पता ही नहीं चला। आप उसको बार बार जबरदस्ती पानी पिलाते रहे और मर गया, सीजर्स आ सकते हैं। उसके बाद एक्सेस ऑफ सलाइवा, सलाइवा जो है बहुत ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं वायरस की वजह से। इसके अंदर क्या आ गया है, वायरस, और ये न्यूरॉन्स क्या कराते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन कराते हैं। अब इनको कोई चीज़ बार बार इरिटेट करेगी तो क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, और क्या होगा, सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, जिस वजह से जो है उसके चारों तरफ से क्या टपकेगा, खून टपकेगा, राल टपकेगी, जो कि इन्फेक्टेड होगी। आपको इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, इसलिए मना करते हैं आपको किसी भी कैटल के मुंह के अंदर हाथ नहीं डालना है। उस दिन भी सर ने बताया था, क्योंकि सलाइवा से आराम से क्या फैल सकता है, वायरस। ठीक है, ट्रेमर्स आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है पूरी की पूरी बॉडी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, सडनली कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे बॉडी के अंदर, जैसा कि टेटनस के अंदर देखा जाता है। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स है स्पाइनल कॉर्ड के, वो इफेक्ट होंगे, तब ये वायरस ब्रेन तक पहुंचेगा तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी इफेक्ट करेगा। स्पाइनल कॉर्ड जो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी मसल्स की टोन या फिर टेंशन या फिर खिंचाव को मेंटेन करने में। अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन्फेक्शन पहुंचा, अगर वहाँ प्रॉब्लम हुई, तो हो सकता है आपकी अचानक से मसल जो है सारी की सारी पैरालाइज हो जाए, या फिर सारी की सारी मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, या फिर टेटनस जैसी कंडीशन हो जाए। अब फाइनली क्या होता है इस वायरस का रिजल्ट, फाइनली होता है डेथ। मतलब 20-30 साल के अंदर एक पेशेंट था जिसको कोमा में रखा गया था, कोमा के अंदर था, उसके बाद वो पेशेंट बचकर आया था। तो बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट केस हैं जो वायरस, रेबीज के वायरस को सर्वाइव कर पाएंगे। तो वायरस का जो है बहुत ज़्यादा फेटल बीमारी है, इसके अंदर जो है फाइनली जो होता है डेथ हो जाती है पेशेंट की या फिर कैटल की। अब इसके अंदर और चीज़ क्या हम पढ़ सकते हैं, और चीज़ पढ़ सकते हैं, ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन बहुत कम होता है, क्योंकि ये वायरस जो है ब्लड के अंदर रहता ही नहीं है। आप अगर ब्लड का सैंपल लैब में भेजेंगे तो हो सकता है कि वायरस ब्लड के अंदर ना दिखे, RT-PCR नेगेटिव आ जाए, PCR नेगेटिव आ जाए, कोई भी टेस्ट करा लीजिए, एलाइजा नेगेटिव आ जाए, क्योंकि वायरस ब्लड से बाहर चुका है। आप सोचें कि नेगेटिव आ रहा है तो मतलब इस कैटल को या इस इंसान को रेबीज नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि आपने कभी देखा होगा कोई भी पागल कुत्ता जो है आपके पीछे भागता है। क्यों भागता है, मतलब नॉर्मली वो पागल कुत्ता जो होता है आपको नहीं काटेगा, लेकिन पागल कुत्ता आपको क्यों काटेगा, इसके पीछे का लॉजिक ये है, ये जो वायरस है ये ब्रेन के किस पार्ट में जा रहा है, एमिगडाला। हिप्पोकैम्पस जो है एमिगडाला के आसपास होता है। तो हिप्पोकैम्पस के अंदर एक एमॉन्स बॉडी होती है, उसको छोड़ दीजिए आप, उसका काम समझिए। उसका काम होता है, आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है मुझसे, मतलब आप मेरे पास हैं वो दूर हैं, ये चीज़ मेरे पास है वो चीज़ मेरे दूर है। इस चीज़ का जो आइडिया लगाता है वो ब्रेन का जो होता है हिप्पोकैम्पस या फिर एमॉन्स बॉडी लगाती है। ठीक है, तो जब ये वाला पार्ट इफेक्ट होगा तो कुत्ते को क्या लगता है, कुत्ते को ये लगता है कि ये आदमी मेरे पास आ रहा है बहुत ज़्यादा। उसका जो डिस्टेंस का जो
आइडिया होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। उसको लगता है कि आप उसे मारने की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कुत्ता भौंकता है। कुत्ता ऑलरेडी इतना परेशान है, उसको लगता है कि ये आदमी मेरे को मारने के लिए आ रहा है या फिर मेरे को मारेगा। जब भी आप कुत्ते को मारते हैं तो कुत्ता उल्टा भौंकने लगता है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे का कि पागल कुत्ता क्यों भौंकता है या फिर कुत्ता पागल क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका जो दिमाग है उसको ये लगता है कि आप उसको मारने के लिए जा रहे हो। तो ये लॉजिक आपको समझ आ गया। अब इसका वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल है। अगर आपको किसी कैटल के मुंह के अंदर आपने हाथ डाल दिया, आप ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे, या फिर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको करना है उस जगह का सोप एंड वाटर से सफाई, वॉश कर देंगे। और आपको किसी भी डॉक्टर से नहीं बोलना है कि हमें टाँके लगा दो। अगर कोई डॉक्टर आपको टाँके लगाता है तो टाँके मत लगवाना, क्योंकि टाँके लगाने से क्या होगा, मसल से वो वायरस हो सकता है टाँके लगाते टाइम ब्लड के अंदर चला जाए। ठीक है, तो आपको जो है टाँके नहीं लगवाने हैं इनिशियली। सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन लगवानी है। वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होता है रेबीज का, वो 1, 3, 7, 14, 28 डेज, 5 वैक्सीनेशन है। एक जो होती है वैक्सीनेशन वो 0 डे पे लगाई जाती है, या कई बार इसी को भी 0 डे पे लगा दिया जाता है। वैसे 5 वैक्सीन होती हैं। एक जो होती है वो वैक्सीन होती नहीं है, उसको एक एक तरह से कहिए कि इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, इस इंजेक्शन के अंदर होती है एंटीबॉडीज। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो भी मसल्स के आसपास वायरस रह गया है, जो भी मसल के आसपास है, या फिर अगर कोई ब्लड के अंदर घुस जाता है, तो ये एंटीबॉडी डायरेक्टली उस वायरस को जाके क्या कर देंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी, मार देंगी। तो बेसिकली ये आपका ये वैक्सीन नहीं है। तो टोटल अगर आपसे कोई वैक्सीन पूछता है कितनी वैक्सीन दी जाती हैं, 5 होंगी, फर्स्ट डे, थर्ड डे, 7 डे, 14 डे, 28 डे। ठीक है, तो ये आराम से आपका वैक्सीनेशन कराना है। उस जगह को आपको खुद से साफ करना है। हो सकता है अगर आपको स्प्रिट मिल जाए तो स्प्रिट से भी साफ करना है उसको, और सूचरिंग नहीं करानी है। ठीक, रेबीज का ट्रीटमेंट कोई नहीं है। कुछ छूट गया, हो गया, ठीक है। समराइज कर दें क्या क्लास को, फाइन, ठीक है, चलिए हो गया फिर। तो समराइज तो क्वेश्चन हो जाएगी। मुझे रिकॉर्डिंग मत कर दो उसकी। थैंक यू।